गंदे कपड़े देख मैनेजर ने वृद्ध किसान को शोरूम से धक्के मारकर निकाला। 1 घंटे बाद मालिक ने उसी किसान के पैर पकड़कर माफी मांगी। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी किसी के पहनावे से उसकी औकात का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वक्त कब करवट बदल ले यह कोई नहीं जानता। शहर के सबसे पॉश इलाके में रॉयल मोटर्स नाम का एक बहुत बड़ा गाड़ियों का शोरूम था। वहाँ करोड़ों की गाड़ियां खड़ी रहती थी और शहर के रईस जादे वहाँ अपनी मनपसंद गाड़ियां खरीदने आते थे। शोरूम का फर्श कांच की तरह चमकता था और वहाँ की दीवारें आलीशान झूमरों से सजी हुई थी। उस शोरूम का मैनेजर था विकास। विकास को अपने पद और रुतबे का बहुत घमंड था। वह अक्सर उन लोगों को नीची नजर से देखता था जो साधारण कपड़े पहनते थे या जिनके पास बड़ी गाड़ियां नहीं होती थी। एक तपती दोपहर में जब सूरज आग उड़ रहा था, शोरूम के कांच के दरवाजे के बाहर एक बुजुर्ग व्यक्ति आकर रुका। उसका नाम रामदिन था। रामदिन की उम्र लगभग 65 साल की रही होगी। उनके चेहरे पर झुर्रियां थी जो उनकी कड़ी मेहनत की गवाही दे रही थी। उन्होंने एक मैला सा धोती कुर्ता पहन रखा था जो पसीने से भींगा हुआ था। पैरों में टूटी हुई चप्पलें थी और सिर पर एक पुराना सा गमछा बंधा हुआ था। उनके हाथ में एक कपड़े का पुराना झोला था जिसे उन्होंने बहुत कसकर पकड़ रखा था। रामदिन ने संकोच करते हुए शोरूम का भारी कांच का दरवाजा धक्का देकर खोला। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे से टकराया। उनकी फटी हुई चप्पलों से थोड़ी धूल उड़कर शोरूम के चमकते फर्श पर गिर गई। विकास उस समय अपने कुछ अमीर ग्राहकों के साथ बातें कर रहा था और उन्हें एक नई विदेशी कार दिखा रहा था। जैसे ही उसकी नज़र रामदिन पर पड़ी, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे लगा कि कोई भिखारी भीख मांगने या पानी पीने के बहाने अंदर घुस आया है। विकास ने अपने ग्राहकों से माफी मांगी और तेज कदमों से चलता हुआ रामदिन के पास पहुंचा। अरे ओ बुड्ढे, कहाँ चला आ रहा है? दिखता नहीं यहाँ क्या काम हो रहा है? विकास ने ऊंची आवाज में डांटते हुए कहा। रामदिन सहम गए। उन्होंने अपनी कांपती आवाज में कहा, बेटा मैं तो बस यहाँ। विकास ने उनकी बात काटते हुए कहा, बस बस आके कुछ मत बोल। मुझे पता है तुम जैसे लोग यहाँ क्यों आते हो। या भीख तो मांगनी होगी या फिर ठंडे पानी की तलाश में यहाँ घुस आए हो। ये कोई धर्मशाला नहीं है, यह शहर का सबसे महंगा शोरूम है। यहाँ करोड़ों की गाड़ियाँ बिकती है। चलो निकलो यहाँ से। रामदिन ने अपने झोले को और कसकर पकड़ा और बड़ी विनम्रता से बोले, बेटा तुम गलत समझ रहे हो। मैं यहाँ भीख मांगने नहीं आया हूँ। मुझे अपने बेटे के लिए एक गाड़ी खरीदनी है। कल उसका जन्मदिन है और मैं उसे तोहफा देना चाहता हूँ। यह सुनकर विकास और वहाँ खड़े बाकी सेल्समैन जोर जोर से हंसने लगे। विकास ने हंसते हुए कहा, क्या कहा? गाड़ी खरीदनी है? अरे ओ काका, सुबह सुबह क्या चढ़ा कर आए हो? अपनी शक्ल देखिए आईने में। तुम्हारे कपड़ों की कीमत से ज़्यादा महंगी तो यहाँ की गाड़ियों के पहिए आते हैं और तुम चले हो अपने बेटे को तोहफा देने। साइकिल खरीदने के पैसे हैं तुम्हारे जेब में? रामदिन की आंखों में नमी आ गई। उन्होंने कहा, बेटा इंसान की परख उसके कपड़ों से नहीं करनी चाहिए। मैं एक किसान हूँ, दिन रात मिट्टी में काम करता हूँ, इसलिए मेरे कपड़े मैले हैं, लेकिन मेरी नीयत मैली नहीं है। मैंने पाई पाई जोड़कर पैसे जमा किए हैं। विकास का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। उसे लगा कि यह बुढ़ा उसकी बेइज्जती कर रहा है। उसने रामदिन का हाथ पकड़ा और उन्हें दरवाजे की तरफ घसीटने लगा। बहुत हो गई तुम्हारी बकबक, अब चुपचाप यहाँ से निकलते हो या मैं सुरक्षा गार्ड को बुलाकर तुम्हें धक्के मरवाऊं। यहाँ की हवा भी खराब कर रहे हो तुम। मिट्टी वाले पैर लेकर अंदर आ गए, पूरा फर्श गंदा कर दिया है। रामदिन ने खुद को छुड़ाते हुए छुड़ाने की कोशिश की। बेटा हाथ मत लगाओ, मैं चला जाऊंगा। बस एक बार मुझे गाड़ियों के दाम तो बता दो। अगर मेरे पास पैसे कम पड़े तो मैं चला जाऊंगा। दाम पूछेगा तू? अरे जिस गाड़ी को तू देख रहा है ना, उसकी सर्विसिंग में तेरा पूरा घर और खेत बिक जाएगा। निकल यहाँ से। विकास ने उन्हें एक जोरदार धक्का दिया। रामदिन का संतुलन बिगड़ गया और वे शोरूम के बाहर सीढ़ियों पर गिर पड़े। उनका झोला हाथ से छूट गया और जमीन पर गिर गया। आसपास के लोग तमाशबीन बनकर देख रहे थे, लेकिन किसी ने उस बुजुर्ग की मदद करने की कोशिश नहीं की। विकास ने अपनी कोट झाड़ी और वापस अंदर चला गया जैसे उसने कोई बहुत बड़ा काम किया हो। उसने गार्ड को सख्त सी हिदायत दी, इस भिखारी को दोबारा गेट के आसपास भी मत भटकने देना। दोस्तों, कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है जो इस घमंडी मैनेजर की पूरी दुनिया हिला देगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने माता पिता से सच्चा प्यार करते हैं और मानते हैं कि उनका सम्मान सबसे ऊपर है, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। हमें कमेंट में माता पिता लिखकर जरूर बताएं। रामदिन धीरे से उठे। उनके घुटने में चोट लग गई थी और कोहनी से खून रिस रहा था, लेकिन शरीर की चोट से ज़्यादा दर्द उनके दिल में था। वे चुपचाप अपनी धूल झाड़कर वहीं फुटपाथ पर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे सोच रहे थे कि आज पैसा होने के बावजूद भी सिर्फ उनके पहनावे की वजह से उन्हें इतना जलील किया गया। अंदर शोरूम में हलचल तेज हो गई थी। शोरूम के मालिक सेठ गिरधारी लाल जी वहां आ पहुंचे। वे बहुत घबराए हुए थे और सबको जल्दी जल्दी काम करने का निर्देश दे रहे थे। जल्दी करो सब, सफाई में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए और वो नई वाली लाल गाड़ी को सबसे आगे लगाओ। गिरधारी लाल जी चिल्लाए। विकास ने दौड़कर उनके पास जाकर पूछा, सर क्या बात है? आज इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? कोई वीआईपी आने वाला है क्या? गिरधारी लाल जी ने माथे का पसीना पोंछते हुए कहा, अरे तुम्हें पता नहीं, आज शहर के नहीं बल्कि देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन सूरज प्रताप सिंह हमारे शोरूम आ रहे हैं। उन्होंने फोन किया था कि उन्हें अपने पिताजी के लिए एक गाड़ी पसंद करनी है। वे खुद यहाँ आ रहे हैं। अगर उन्हें हमारी सर्विस पसंद आ गई तो वो समझो हमारी लॉटरी लग गई। उनकी कंपनी की सारी गाड़ियाँ हम ही सप्लाई करेंगे। विकास की आंखें चमक उठी। उसने सोचा कि आज तो वो अपनी बातों से उस बड़े बिजनेसमैन का दिल जीत लेगा। उसने तुरंत अपना टाई ठीक किया और परफ्यूम छिड़क कर तैयार हो गया। तभी शोरूम के बाहर 4-5 काली गाड़ियों का काफिला आकर रुका। सबसे आगे एक मर्सिडीज थी और उसके पीछे सुरक्षा कर्मियों की गाड़ियां थी। सायरन की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। गिरधारी लाल जी और विकास दौड़कर स्वागत के लिए दरवाजे पर खड़े हो गए। मर्सिडीज का दरवाजा खुला और उसमें से एक
नौजवान सुदर्शन व्यक्ति बाहर निकला। उसने एक महंगा सूट पहना था और आंखों पर काला चश्मा लगा रखा था। यह सूरज प्रताप सिंह थे। गिरधारी लाल जी फूलों का हार लेकर आगे बढ़े। आइए सर आइए, आपका हमारे शोरूम में बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सूरज ने उनकी तरफ देखा भी नहीं। उनकी नज़र शोरूम के बाहर पेड़ के नीचे बैठे उस बुजुर्ग व्यक्ति पर अटक गई जो अपने फटे हुए धोती कुर्ते में सिसक रहा था। सूरज के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने अपना काला चश्मा हटाया और दौड़ते हुए उस पेड़ की तरफ भागा। पिताजी, सूरज ने जोर से आवाज लगाई। यह सब सुनते ही विकास और गिरधारी लाल जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। विकास का चेहरा सफेद पड़ गया, जैसे उसके शरीर से सारा खून निचोड़ लिया गया हो। सूरज दौड़कर रामदीन के पास पहुंचा और उनके पैरों में गिर पड़ा। पिताजी, आप यहाँ जमीन पर क्यों बैठे हैं? और ये खून, आपको चोट कैसे लगी? किसने किया ये? सूरज की आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों था। रामदीन ने अपने बेटे को देखा और जल्दी से अपने आंसू पोंछ लिए। कुछ नहीं बेटा, बस पैर फिसल गया था। तू यहाँ कैसे? मैंने तो सोचा था कि मैं खुद तेरे लिए सरप्राइज खरीदूंगा। सूरज ने अपने पिता के धूल भरे पैरों को अपने महंगे रुमाल से साफ किया और उन्हें सहारा देकर खड़ा किया। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं खुद गाड़ी भिजवा देता। आप इतनी धूप में क्यों परेशान हुए? अब सूरज ने पलटकर शोरूम की तरफ देखा। उसकी आंखों में अंगारे दहक रहे थे। वह अपने पिता का हाथ पकड़कर सीधा शोरूम के अंदर ले गया। जो गार्ड रामदीन को रोक रहा था वह अब सिर झुकाकर खड़ा था। अंदर सन्नाटा छाया हुआ था। गिरधारी लाल जी कांप रहे थे और विकास की तो बोलती बंद हो चुकी थी। सूरज ने चिल्लाकर पूछा, मेरे पिताजी के साथ किसने बदतमीजी की? किसकी हिम्मत हुई उन्हें धक्का देने की? रामदीन ने बेटे को शांत करने की कोशिश की, लेकिन सूरज का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। उसने सीसीटीवी कैमरे की तरफ इशारा किया। मैनेजर, मुझे अभी के अभी पिछले आधे घंटे की रिकॉर्डिंग चाहिए। गिरधारी लाल जी समझ गए कि अब खैर नहीं। वे हाथ जोड़कर आ गए। सर शांत हो जाइए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें नहीं पता था कि ये आपके पिताजी हैं। सूरज ने तंज कसते हुए कहा, अच्छा, अगर ये मेरे पिता नहीं होते तो क्या इनके साथ ऐसा व्यवहार करना सही था? क्या इंसान की इज्जत उसके कपड़ों से होती है? तुम लोग भूल गए कि जिस अनाज को खाकर तुम जिंदा हो उसे उगाने वाला यही किसान है। यही किसान है। सूरज ने विकास की तरफ उंगली उठाई जो पसीने से तरबतर हो चुका था। तुम्हें क्या लगा ये गरीब है, इनकी औकात नहीं है? सूरज ने रामदीन के हाथ से वो पुराना झोला लिया और उसे सबके सामने पलट दिया। झोले से 500 और 2000 के नोटों की गड्डियां निकलकर उस चमचमाते फर्श पर बिखर गई। वहाँ कम से कम 20 लाख रुपए के नगद थे। देखो, सूरज ने दहाड़ते हुए कहा, ये वो पैसा है जो मेरे पिता ने अपनी मेहनत, अपने खून पसीने से कमाया है। इसमें किसी की हराम की कमाई या रिश्वत का पैसा नहीं है। ये पैसा तुम्हारी पूरी दुकान खरीदने की ताकत रखता है। समझ में आया? पूरे शोरूम का स्टाफ शर्मिंदा होकर नीचे देख रहा था। विकास तो घुटनों के बल गिर पड़ा। मुझे माफ़ कर दीजिए सर, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने सिर्फ इनके कपड़े देखे, इनकी महानता नहीं देख पाया। मुझे नहीं पता था कि ये इतने बड़े आदमी के पिता हैं। विकास गिड़गिड़ाने लगा। सूरज ने उसे ही कारत भरी नजरों से देखा। तुमने सिर्फ मेरे पिता का अपमान नहीं किया, तुमने हर उस बुजुर्ग का अपमान किया है जो सादगी से जीता है। तुम जैसे लोग समाज के लिए कलंक हो। कहानी अपने अंजाम की तरफ बढ़ रही है दोस्तों, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी विनती। हम आपके लिए ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां लाते रहते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और अच्छा काम करने की प्रेरणा देता है। सूरज ने गिरधारी लाल जी की तरफ देखा और कहा, मिस्टर मालिक, मैं आपके शोरूम में से अपनी पूरी कंपनी के लिए 50 गाड़ियां बुक करने वाला था, लेकिन जिस जगह मेरे पिता का सम्मान नहीं वहां मैं 1 रुपया भी खर्च नहीं कर सकता। गिरधारी लाल जी ने रामदीन के पैर पकड़ लिए। वे फुट फुट कर रोने लगे। बाबूजी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरे स्टाफ ने जो किया उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। आप जो सजा देंगे मुझे मंजूर है, लेकिन प्लीज़ मेरी रोजी रोटी मत छीनिए। मैं इस बदतमीज मैनेजर को अभी नौकरी से निकालता हूँ। गिरधारी लाल जी ने उसी वक्त विकास को धक्के देकर शोरूम से बाहर निकलवा दिया। वही विकास जो कुछ देर पहले रामदीन को धक्के दे रहा था, आज खुद सड़क पर खड़ा था, बेइज्जत और बेरोजगार होकर। रामदीन का दिल बहुत कोमल था। उन्होंने गिरधारी लाल जी को उठाया और बोले, सेठ जी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। बस अपने कर्मचारियों को यह सिखाइए कि ग्राहक भगवान होता है, चाहे वो सूट बूट में आए या धोती कुर्ते में। इंसान की पहचान उसके धन से नहीं, उसके मन से होती है। सूरज अपने पिता की महानता देखकर गदगद हो गए। उसने कहा, पिताजी चलिए, शहर में और भी शोरूम है, हम वहां से गाड़ी लेंगे जहां इंसानों की कद्र हो। लेकिन रामदीन ने बेटे को रोका। उन्होंने कहा, नहीं बेटा, इस मालिक को अपनी गलती का एहसास हो गया है और माफ़ करने वाला गलती करने वाले से बड़ा होता है। अगर हम भी अहंकार दिखाएंगे तो उनमें और हम में क्या फ़र्क रह जाएगा? सूरज ने अपने पिता की बात मान ली। उसी शोरूम से रामदीन ने अपने हाथों से बेटे के लिए गाड़ी खरीदी। गिरधारी लाल जी ने खुद अपने हाथों से रामदीन को चाय पिलाई और गाड़ी की चाबी उनके कदमों में रख दी। जाते जाते रामदीन ने विकास को, जो बाहर रो रहा था, पास बुलाया। उन्होंने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और उसे दिए। बेटा, यह तुम्हारे लिए नहीं है, यह इस बात की याद दिलाने के लिए है कि कभी किसी की गरीबी का मजाक मत उड़ाना। हो सकता है जिसे तुम कोयला समझ रहे हो वो हीरा हो। विकास उन पैसों को हाथ में लिए रोता रहा और रामदीन अपने बेटे के साथ नई गाड़ी में बैठकर शान से वहाँ से चले गए। निष्कर्ष दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी बाहरी दिखावे पर नहीं जाना चाहिए। सादगी में ही असली अमीरी
शायरी होती है। जो लोग अपने माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते, उन्हें अंत में विकास की तरफ पछताना ही पड़ता है। याद रखिए, पेड़ कितना भी पुराना क्यों ना हो जाए, छाया और फल देना बंद नहीं करता। उसी तरह माता पिता चाहे कितने भी बूढ़े या साधारण क्यों ना हो, उनका आशीर्वाद हमें राजा बना सकता है। अगर आपको यह कहानी दिल से अच्छी लगी तो अपने परिवार के साथ जरूर शेयर करें, और हाँ, कमेंट में जय जवान जय किसान लिखना ना भूलें। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।